हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वेल्डिंग सुपरवाइज़र कौन लोग होते हैं, कितने पैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में अर्न कर सकते हैं और आपका जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है यहाँ पे क्या होता है। तो अगर आप भी अगर वेल्डिंग फील्ड में आना चाहते हैं एज वेल्डिंग सुपरवाइज़र तो आपका कितना स्कोप है, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक वेल्डिंग सुपरवाइज़र का पोजीशन पे आना चाहते हैं तो अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं, यानी डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल से, तो आप वेल्डिंग सुपरवाइज़र पे आ सकते हैं। फर्स्ट टाइम हो सकता है कि सुपरवाइज़र का पोजीशन पे आपका काम नहीं होगा तो आपको वेल्डिंग फोरमैन पे आना पड़ता है। वेल्डिंग फोरमैन में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप उसी बेसिस पे आपका वेल्डिंग सुपरवाइज़र पे भी जा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बेसिस पे। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी जैसे टेक्निकल डिग्री अगर बीटेक में या बीई किया हुआ है तो भी आप स्टार्टिंग में वेल्डिंग सुपरवाइज़र पे जा सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर इंडिया का एक्सपीरियंस है वेल्डिंग लाइन में, और वेल्डिंग लाइन में जैसे वेल्डिंग सुपरवाइज़र का आपने काम किया हुआ है या पाइपिंग में भी काम किया हुआ है, वेल्डिंग का नॉलेज है, तो वेल्डिंग सुपरवाइज़र पे आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि वेल्डिंग जो सुपरवाइज़र होते हैं उनका ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है। तो आपके पास ड्राइंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज मतलब नहीं चाहिए ड्राइंग का। क्योंकि वेल्डिंग सुपरवाइज़र का जो काम होता है एज़ पर ड्राइंग कौन कौन सा जॉइंट का वेल्डिंग का प्रोडक्शन देना है। बाकी जो काम होता है पाइपिंग फोरमैन, पाइपिंग सुपरवाइज़र, वो लोग फिटअप वगैरह कराने का तो वो लोग का काम होता है। जब साइट पे जैसे फिटअप हो गया, चाहे वो टैंक का काम चल रहा है, चाहे प्रेशर वेसल का काम चल रहा है, चाहे कोई पाइपिंग का काम चल रहा है, तो जो फिटअप का काम होता है वो तो पाइपिंग फोरमैन, सुपरवाइज़र ये लोग डील करते हैं। जब फिटअप हो जाएगा तो आपका काम आता है, यानी कि जब पाइप का फिटअप हो गया और पूरा क्लियरेंस मिल गया, उसका इंस्पेक्शन हो गया, तो उसका वेल्डिंग कराना होता है। तो उसके लिए जो भी प्लानिंग होता है ये सब आपको करना होता है। वेल्डिंग जो सुपरवाइज़र होते हैं आपके अंडर में कुछ फोरमैन होंगे, तो उस फोरमैन को आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है कि कितना वेल्डिंग कराना है, कैसे वेल्डिंग कराना है, आपको वो लोग प्लान देंगे। उनका एक टारगेट होता है कि इतना दिन के बाद इतना जॉइंट हमको चाहिए ही चाहिए। तो फोरमैन से आप डिस्कस करके अपना जो भी आपके सीनियर हैं, आपके जो भी मैनेजर हैं, उनसे उनको बताते हैं कि अगर इतना प्रोडक्शन आपको चाहिए, इतना जॉइंट अगर चाहिए 1 महीने में या 10 दिन में, तो हमको इतना वेल्डर चाहिए और इतना हेल्पर चाहिए और इतना वेल्डिंग मशीन चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे डिस्कस करके और अपने जो भी मैनेजर हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। फिर आपका जो काम होता है जनरली जो मॉनिटर करना होता है अपने फोरमैन को, और जो फोरमैन होते हैं वो वेल्डर्स को सुपरवाइज़ करते हैं। तो जो भी जैसे काम होता है, और क्लाइंट को क्या होगा कि जितना जॉइंट हो गया, हो सकता है डीपीआर बनाने का आपका काम होगा। डीपीआर बना करके आपको सबमिट करेगा वेल्डिंग फोरमैन, और उसको आप क्या करेंगे, एक्सेल में टाइप करना होता है। तो एक जो फॉर्मेट होता है डीपीआर बनाने का, वो फॉर्मेट आपके पास जो एक्सेल में होगा, वो एक्सेल में आप टाइप करेंगे कि आज इतना जॉइंट हो गया, इतना प्रीवियस जॉइंट इतना हुआ था, यानी कि मान लीजिए आज के दिन में 20 जॉइंट हो गया वेल्डिंग कंप्लीट, तो आप उसमें डालेंगे कि 20 हो गया। प्रीवियस कितना, अभी तक जैसे 2000 जॉइंट हो चुका है, आज 20 हो गया, तो 2020 जॉइंट कंप्लीट हो गया आज तक के डेट में। और वही क्लाइंट को आप डेली का डेली डीपीआर सेंड करते रहते हैं, जिसको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बोला जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा जैसे आपको कोऑर्डिनेट करना होता है अपने कंपनी का क्यूसी, और जो क्लाइंट का क्यूसी होता है उनसे भी आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। और इसके अलावा आपको जो एनडीटी वाले होते हैं, कभी कभी वेल्डिंग सुपरवाइज़र का भी ये काम होता है। कोई भी जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं किसी भी पोजीशन पे, जैसे सुपरवाइज़र, वेल्डिंग सुपरवाइज़र हो गए या पाइपिंग सुपरवाइज़र, तो ये फिक्स नहीं होता है कि आपको इतना ही ड्यूटी करना है, इसके अलावा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े बहुत क्या होते हैं, वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो कभी कभी आपको क्या करना होगा, एनडीटी वाले टीम से भी, जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वाले होते हैं, उनसे भी आपको कोऑर्डिनेट करके, जैसे कोई जॉइंट कंप्लीट हो गया, आपका फोरमैन बताएगा कि आज इतना जॉइंट हो गया, और हो सकता है कि क्यूसी वाला आपका जो है बिजी है या क्यूसी वाला नहीं है, तो वो काम भी आपको देखना होता है। मतलब जो क्यूसी थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट भेजता है, तो एनडीटी का कभी कभी आपको रिक्वेस्ट बना करके उसका भी एक फॉर्मेट होता है जिसमें कि ड्राइंग नंबर, जॉइंट नंबर, वेल्डर नंबर और रिक्वेस्ट नंबर
और MPI कराने का है कि RT कराने का है वो जॉइंट का, और वो रिक्वेस्ट बना करके आप सेंड करते हैं, ईमेल करते हैं उस थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो सर्विस देने वाला है उसको, और वो लोग क्या करेंगे कि आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भेजेंगे और वो लोग आता है और उसका NDT करता है, चाहे RT अगर आपने दिया होगा तो RT आकर के करेगा, और उसके बाद जब उसका NDT हो जाएगा तो वो रिपोर्ट बना करके वो लोग सेंड करता है। फिर रिपोर्ट में अगर कोई डिफेक्ट्स वगैरह आता है तो उसको रिपेयर कराना होगा, तो आप अपने जो आपका जो फोरमैन है उसको बताएंगे कि यहाँ पे रिपेयर आया है, तो उसको जो फोरमैन है उसको रेक्टिफाई कराएगा। तो आपका जो काम है वेल्डिंग जो सुपरवाइज़र का, जनरली साइट को पूरा सुपरवाइज करना है। वेल्डिंग रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी हो रहा है वो आपके अंडर में आएगा, और जो भी प्रोसीजर है जैसे WPS हो गया, आपको WPS का तो नॉलेज होना एकदम लाजिम है, प्री हीटिंग का, पोस्ट हीटिंग का, NDT से रिलेटेड सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन सा NDT परफॉर्म किया जाता है, और प्री हीटिंग क्या होता है, पोस्ट हीटिंग क्या होता है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो QC, वेल्डिंग फोरमैन और वेल्डिंग सुपरवाइज़र ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मतलब आपको एक दूसरे का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। QC का काम तो स्पेशली जो इंस्पेक्शन वगैरह करना है ही, लेकिन आप वेल्डिंग सुपरवाइज़र हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मैंडेटरी हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या इंस्पेक्शन होता है तो आपको भी पता होनी चाहिए, जनरल एक आइडिया होना चाहिए ताकि आपको कोई भी काम गड़बड़ ना हो। तो दोस्तों वेल्डिंग सुपरवाइज़र का जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया, जनरली यही सब साइट पे काम होता है। इसके अलावा अलग अलग और भी काम होते होंगे जो वेल्डिंग सुपरवाइज़र के अलावा, जैसे पाइपिंग सुपरवाइज़र का भी काम आपको दिया जाए तो वो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड नहीं होता है कोई भी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा बहुत कभी कभी क्या हो गया, क्रेन आपको क्रेन साइट पे अवेलेबल नहीं है तो क्रेन वाले को फ़ोन करना, कोई मटेरियल अरेंज कराना, तो ये सब काम कोई भी आप कोई भी स्टाफ लेवल के जॉब पे हैं, लेकिन कभी कभी ये सब भी काम करना पड़ जाता है, तो ये भी एक ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। अब एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके डिपार्टमेंट में, जैसे डिज़ाइन हो गया, QC हो गया, और इसके अलावा मतलब प्लानिंग का हो गया, तो इन लोगों से भी कोऑर्डिनेट करके एक जो भी काम करना होता है तो इन लोगों के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन आपको करना पड़ता है। जैसे प्लानिंग वालों का कुछ टारगेट होता है, कोई जॉब इतना दिन में फिनिश करने का है, तो आप उनसे भी जा कर के कोऑर्डिनेट करके और मैन पावर का डिस्कस करके कितना आपको वेल्डर चाहिए, ये सब साइट पे एक्चुअल में कितना रिक्वायरमेंट है काम के हिसाब से, तो ये सब प्लानिंग वालों के साथ भी डिस्कस करना पड़ता है। और जो क्वालिटी रिलेटेड जो भी मैटर है वो आप क्वालिटी डिपार्टमेंट से जा कर के डिस्कस करते हैं। तो यही सब काम है वेल्डिंग सुपरवाइज़र का। तो दोस्तों इसमें जो सैलरी होती है, जैसे वेल्डिंग सुपरवाइज़र हो गया या पाइपिंग सुपरवाइज़र हो गया, स्टार्टिंग में आपका जो सैलरी है ना वही मतलब 60,000 से लेकर के 70-80 हज़ार तक आपको मिलेगा, और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कंपनी अच्छी मिलेगी तो उसमें आपका लाख, 1,20,000, 1.5 लाख ऐसे होते जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो सैलरी कम से कम 60-70 हज़ार तो आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।